जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री टॉपिक चला है, जो लास्ट का सेशन हुआ था, लास्ट के सेशन में मैंने आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्टों को विद प्रूफ के साथ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उन सभी कॉन्सेप्टों को प्रॉपर तरीके से नोट किया होगा और नोट करने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से मल्टीपल टाइम रिवीजन भी किया होगा। आज के सेशन में इन सभी कॉन्सेप्टों से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे कि लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हो चाहे किसी स्टेट एग्जाम के हो, कैसे उनमें ज्योमेट्री से रिलेटेड जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो कैसे आए हैं और आगे किस डाटा के साथ, किस लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, इन सभी क्वेश्चनों की प्रॉपर तरीके से आज प्रैक्टिस करेंगे। तो जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो लास्ट का सेशन है उसको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद इस सेशन को कंटिन्यू करें, क्योंकि आपका जो जियोमेट्री में होता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ बना ली है तो जो क्वेश्चन होगा वो किसी भी लैंग्वेज या डाटा से दिया जाए, कितनी भी कैलकुलेशन दी जाए क्वेश्चन के अंदर, आप उसको सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से पकड़ नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप उस क्वेश्चन में कम से कम 5 से 10 मिनट भी लगा दोगे, जो केवल 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की सिमिलरिटी क्या है, ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, एक कंडीशन बताई थी और आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर दो ट्रायंगल दिए हैं और उन दोनों ट्रायंगल में जो दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे सिमिलर हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, उस ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, बहुत अच्छे से बताया है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो संगत कोण होते हैं, उनके सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती है। इनका रेशो क्या होता है, बराबर होता है। और संगत भुजाओं के रेशो के बराबर क्या होता है, जो संगत लेंथ होती है, जैसे कि मीडियन हो गई, हाइट हो गई, ठीक है, जैसे एंगल बाइसेक्टर हो गया, जैसे पेरीमीटर हो गया, या अभी आगे जैसे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे क्या, एक परित्रिज्या होती है और एक सरकमटेंस होती है, सरकम रेडियस होती है, एक होती है इन रेडियस और दूसरी होती है सरकम रेडियस। इनका भी रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। किस ट्रायंगल के अंदर, अगर ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखते हैं कि इन ट्रायंगलों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत अच्छे सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो फेज 11 का एग्जाम कंडक्ट करवाती है एसएससी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के, और आपको एंगल ए की वैल्यू दी गई है, एंगल ई की वैल्यू दी गई है, आपको एंगल सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बिल्कुल आसान तरीका है। अगर उसने कहा है कि दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो यहां से आपको कंडीशन क्या मिल जाएगी कि इसके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या लेंथ है, एक कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर देखिए एंगल ए के संगत आपका क्या होगा, एंगल डी, यानी कि आप लिख सकते हो एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल डी के। और एंगल ए की वैल्यू आपको पता है कितनी दी गई है, 47 डिग्री। ठीक है, दूसरी चीज एंगल बी के संगत क्या होगा, एंगल ई, यानी कि एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो एंगल ई के बराबर होगी, और एंगल ई की वैल्यू कितनी दी गई है, 63 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपको एंगल सी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। एक चीज बताओ, आपको ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल पता चल गए, ए वाला और बी वाला, आपको सी एंगल को फाइंड करना है। बिल्कुल आसान तरीका है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। यहां पर दो कोण क्या हो गए आपके, जोड़ोगे 47 और 63, क्या हो जाएंगे आपके 110, कितने हो जाएंगे 110। 180 में से 110 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका 70 डिग्री, और कोण सी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बिल्कुल सेकंडों में। यहां पर एग्जामिनर एक चीज और पूछ सकता था, आपसे एंगल एफ की वैल्यू को भी पूछ सकता था। ठीक है, यानी कि एक ही डाटा से कई तरह के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे
वो जो एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इसमें एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ बन रही है। तो उसने केवल 2 एंगल्स की वैल्यू दी गई है, वो चारों एंगल्स की वैल्यू पूछ सकता है, यानी ए और ई को छोड़कर जितने भी 4 एंगल हैं इन दोनों ट्रायंगल में, उनमें से किसी भी एंगल की वैल्यू पूछ सकता है, आप सेकंडों में निकाल लोगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहा गया कि यदि त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF कैसे है, 2 ट्रायंगल है जिनमें एंगल P की वैल्यू 52 डिग्री, एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 74 डिग्री, एंगल R की जो वैल्यू है 54 डिग्री, और जो एंगल E है, एंगल E की वैल्यू कितनी दी गई है, 74 डिग्री, और एंगल F की वैल्यू कितनी दी गई है, 52 डिग्री। और आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सिमिलर ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल को आप लोग कैसे लिखोगे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीका बताया है। जैसे ट्रायंगल PQR कि सिमिलर ट्रायंगल DEF को लिखना है, तो सबसे पहले आप देखो एंगल P, यहां से किसी एंगल को उठाया आपने P को, P की वैल्यू यहां पर कितनी है, 52 डिग्री, तो यहां पर F की वैल्यू कितनी है, 52 डिग्री। ठीक है, तो P F के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग। ऑप्शन 1 को चेक करो, P F के करस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल है। यहां चेक करो, P F के करस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल। देखो P पहले पे, यहां भी P पहले पर। यहां देखो, यहां देखो P F के करस्पॉन्डिंग नहीं है, यानी ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया है। यहां देखो P F के करस्पॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि P यहां पहले है और F यहां बाद में है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। यहां से आप अब P के बाद दूसरा एंगल उठाओ, एंगल Q। यहां पर एंगल Q की वैल्यू कितनी है, 74 डिग्री, E की भी वैल्यू कितनी है, 74। तो आपका जो Q एंगल होगा वो E के कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग, यानी कि संगत। ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट आपके पहले हो गए, अब 2 ऑप्शन को आपको चेक करना है। तो यहां देखो Q E के कैसे है, करस्पॉन्डिंग, लेकिन यहां देखो Q कहां है, लास्ट में, और Q यहां कहां है, मिड में, यानी ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो गया यहां पर, एलिमिनेट। जब आपके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहां पर, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। ये सारे सॉल्यूशन जो आपके अभी विद इन टाइम के अंदर और सेकंडों में निकल रहे हैं, इनके निकलने का कारण केवल एक ही है कि आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। अब जिन स्टूडेंटों ने, जिन लोगों ने अच्छे से इन कॉन्सेप्टों को नहीं समझा है या उनको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना उनके लिए बहुत कठिन बात हो जाएगी, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम वो 5 से 10 मिनट का टाइम लगाएंगे, और एग्जामिनर का जो एक भाग है वो पूरा एक ही क्वेश्चन में लगा लेंगे, और जो बगल में बैठा स्टूडेंट है वो जब ये एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम खराब कर रहा, उतने टाइम में वो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। बात समझ में आई। यहां से सिलेक्शन से पीछे हो जाते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट को स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनसे यही मिस्टेक होती है, और एग्जाम के टाइम में उनके माइंड में एक प्रेशर आता है, और जिसको वो प्रेशर लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन तीसरे में कहा गया है कि दी गई आकृति को ध्यान से पढ़िए और एस के मान को ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको 2 डायग्राम दिए गए हैं, क्या, ट्रायंगल। इनमें देखो दिया क्या है, आपको पहले वाले ट्रायंगल की तीनों साइड है और एक एंगल दिया है। इसी तरीके से दूसरे में क्या दिया है, आपको 2 साइड दी गई है, उनके बीच का एंगल दिया है, और एक जो तीसरी भुजा है एस, और इसने इसकी वैल्यू को पूछा है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर देखो चेक करो क्या ये ट्रायंगल आपके सिमिलर हो रहे। आप यहाँ देखो 4 था, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ आपका क्या था 10, यहाँ आपका क्या हो गया 5, यानी रेशियो क्या बन रहा है, 1:2 का, यानी संगत भुजाओं का रेशियो क्या हो रहा, सेम हो रहा, और संगत भुजाओं के बीच का जो एक एंगल है वो भी कैसा हो रहा, इक्वल हो रहा। तो आप क्या कहोगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए, यहां से सिमिलर, यानी कि समरूप हो गए। बात समझ में आई। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए एक दूसरे के, तो इनकी जो साइड्स होंगी, साइड का रेशियो कैसा होगा,
करस्पॉन्डिंग जो भुजाएं हैं उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर 6 है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, आधी कितनी, 3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि 4 का आधा 2 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, तो 6 का आधा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। बात समझ में आए, बिल्कुल सेकंडों में जवाब निकलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पर पकड़ होने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है। यहां दो ट्रायंगल दिए हैं एबीसी और डीईएफ, आपको जो भुजाओं का रेशियो है वो दिया है, आपको ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सिमिलर ट्रायंगलों के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखो हर एक साइड को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई एक साइड का रेशियो उठा लो। जैसे पहले उठाओ ए बी रेशियो डी एफ, यानी ए बी के करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो डी एफ होगी। पहले ऑप्शन को चेक करो, ए बी डी एफ के करस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो ए बी पहले है, यहाँ डी और एफ कहाँ है, आगे पीछे। ऑप्शन इसको चेक करो, ए बी डी एफ के करस्पॉन्डिंग है क्या, बिल्कुल नहीं, डी और एफ कहाँ है, आगे पीछे। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट। ठीक है, दूसरी चीज देखो, बी ए बी या बी ए, बात एक ही है। यहां देखो बी ए और डी एफ एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल है। यहां देखो बी ए और डी एफ बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, एलिमिनेट। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपको कंप्लीट साइड्स को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट सेकंडों में जवाब देना है, तो इस टेक्निक को आपको जरूर फॉलो करना है। बात समझ में आई, लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, प्री के लेवल के क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आगे धीरे धीरे अपना जो, अभी तो ये सीट का स्टार्टिंग पॉइंट है, अब जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा इसका लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक में भी बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि सेकंडों में सारी चीजों को कंप्लीट कैसे करते हैं। बात समझ में आई, तो आप एक चीज देखो, कुछ भी कंप्लीट आपका हो या ना हो, आपको कॉन्सेप्ट का प्रूफ आए या ना आए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिलर ट्रायंगल होंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जितनी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, संगत भुजाएं होंगी, उन सभी भुजाओं का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। चाहे अब वो ट्रायंगल की साइड हो, चाहे वो ट्रायंगल की लेंथ हो, कोई भी, जैसे कि पेरीमीटर भी एक लेंथ है, आपका एंगल बाइसेक्टर है वो भी एक प्रकार से लेंथ है, लेकिन होनी कैसी चाहिए, करस्पॉन्डिंग, संगत होनी चाहिए। अगर संगत नहीं है तो उनका रेशियो इक्वल नहीं होगा। पहले तो ट्रायंगल को सिमिलर होना चाहिए, और ट्रायंगल को सिमिलर होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, तो ही उनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर करस्पॉन्डिंग नहीं है या ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो आप ऐसा बिल्कुल 100% सटीक तरीके से नहीं कह सकते हो कि उनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। लेकिन अगर ट्रायंगल सिमिलर है और करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो आप बिल्कुल देखकर कह सकते हो कि इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल देखो एक ही कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। क्या कहा है कि ये यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो ट्रायंगल हैं जिनमें एबी और डीई का रेशियो बराबर किसके है, बीसी और एफडी के रेशियो के कैसा है, बराबर है। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, इनमें से कौन से एंगल को इक्वल कर दिया जाए जिनसे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, आपके सिमिलर हो जाए। तो यहां पर देखो इस रेशियो को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां पर एक लॉजिक समझ में आएगा आपको। यहां क्या दिया है, ए बी, ठीक है, यहां से बीसी को ए बी के नीचे ला सकते हैं मल्टीप्लाई से, किससे मल्टीप्लाई से, यहां डी को ऊपर पहुंचा सकते हैं अपन, की नहीं पहुंचा सकते, डी अपॉन क्या हो जाएगा यहां पर एफ डी। बात समझ में आई। यहां पर देखो, यहां आप ध्यान से देखोगे तो यहां रेशियो में यहां भी है और यहां भी है, यानी यहां पर बी एंगल कैसा होगा आपका, कॉमन। तो यहां क्या लिखोगे, एंगल बी बराबर, यहां देखो डी है और यहां भी क्या है, डी है, तो यहां एंगल डी कैसा होगा, कॉमन।
तो आप क्या कहोगे, अगर ये रेशियो इक्वल है तो उनमें से एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उम्मीद है सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आपको आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, समरूप है। आपको एबीसी और पीक्यूआर की जो पेरीमीटर दिए गए हैं वो क्या है, 156 और 46.8 सेंटीमीटर। दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर आपको दिए गए हैं। आपको एक साइड बीसी कितनी दी गई है, 19.5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू आपको एक्स दी गई है, आपको एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एग्जाम में एक चीज मिल जाए कि ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, तो यहां से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। कॉन्सेप्ट कौन कौन से, उनकी जितनी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन सभी साइडों का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो आपकी कोई भी साइड हो, उनका रेशियो संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां पर उसने क्या कहा कि ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, 156। ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर कितना है, 156। रेशियो ट्रायंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर क्या है, 46.8। ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, संगत भुजा। अब देखो क्यूआर की संगत आपकी भुजा क्या होगी, बीसी। क्या होगी, बीसी। अब बीसी ट्रायंगल एबीसी की साइड है, ऊपर अपन ने ट्रायंगल एबीसी को लिखा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 19.5 रेशियो। क्यूआर की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, एक्स। ठीक है, यही दिया है। अब सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे तो यहां देखो, अगर आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 पंचे 65। ठीक है, यही हो गया कि नहीं? अब देखो आपको 12 से इसको डिवाइड करो, 12 3 36, 10 बची, 12 9 108, यही बचा। x की वैल्यू निकालोगे तो x यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 3.9। अब देखो, एक तो तरीका होता है बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कैलकुलेशन को करो, और दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। यहां ऑप्शन देखो, अगर 3.9 की जगह पर अगर 4 होता, कितना होता 4, तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, लगभग 6 आता, 6 आता। ऑप्शन जो 6 से ज्यादा है उसको एलिमिनेट कर दो, यानी ऑप्शन नंबर 6.75 है, यानी ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अपना 4 भी नहीं है, क्या है 3.9, यानी 6 से भी कम होना चाहिए। अगर मान लो ये आपका 3 होता और 1.5 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 4.5 आता कि नहीं आता? तो 4.5 से छोटा जो भी ऑप्शन है उसको क्या कर दो, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। बिना कैलकुलेशन के आप ऑप्शन नंबर बी क्या करोगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहां आपको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप अपने एग्जाम के टाइम में, जब आप एक एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो ऐसे अपने टाइम को सेव कर सकते हो। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5.85 आएगा। कैसे ऑप्शन को टिक किया, वो प्रोसेस आपके माइंड में बहुत अच्छे से डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि यही टेक्निक है कि आप एक क्वेश्चन का जवाब 30 सेकंड में कैसे दो। इसी चीज को एग्जामिनर आपके माइंड में सेट करना चाहता है, इसीलिए तो आपसे एक पोस्ट के लिए एक एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के माइंड में ये प्रोसेस डेवलप नहीं होती है। उनको सीधा सीधा आता है कि 1.5 का मल्टीप्लाई 3.9 में करेंगे, जो ऑप्शन आएगा फिर टिक करेंगे, लेकिन उसका तरीका लेंदी है। आप शॉर्ट में उसको कैसे करोगे वो चीज आपके माइंड में
सेट होनी चाहिए। तो आप जहां आपके बगल वाला स्टूडेंट बेसिक से कर रहा है, वो आपके हिसाब से जब वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और आप अपनी टेक्निक से उतने ही टाइम में 3 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप ये मान के चलो आपका एग्जाम में जो टाइम बचेगा उसमें आप जो आपसे जल्दबाजी में पहले गलतियां हुई हैं उनको आप बहुत अच्छे से सुधार लोगे। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है जो बिल्कुल बेसिक से करता है हर एक क्वेश्चन को, उसको इतना टाइम कम पड़ जाएगा कि वो कम से कम 50% क्वेश्चन को छोड़ के आएगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा। आप एक बात बताओ, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, हर एक एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री के एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए एसएससी में जो टाइम निर्धारित किया गया है वो मैक्सिमम एग्जाम में केवल 60 मिनट है, यानी कि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप कह सकते हो कि 30 से 35 सेकंड ही आपको एक क्वेश्चन को देना है। अगर इतने में आपने क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व नहीं किया है तो आप एक एग्जाम के सिलेक्शन से बहुत पीछे हो रहे हो। बात समझ में आई? तो इस तरीके की प्रोसेस को अपने माइंड में बिल्कुल अपनी तैयारी के स्टार्टिंग पॉइंट से ही डेवलप करना सीखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप पहले तैयारी करो, तैयारी करने के बाद फिर आप अपने टाइम को सेव करना सीखो। इतने में तो कम से कम 2 से 3 साल आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 से 7 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लो, एक मन से, एक आप स्ट्रेटजी के साथ कि हमें कैसे पढ़ाई करना है, उस तरीके से आपका सिलेक्शन 6 से 7 महीने में ही पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपके पास कोई वे नहीं है, आपके पास कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन चाहे 4 साल हो जाए या 8 साल कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कोई तरीके नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो आपके पास एक स्ट्रेटजी होना जरूरी है कि मुझे क्या क्या चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में से आपको क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीज स्किप करना है और किस चीज को किस तरीके से पढ़ना है। इन चीजों को देखने के लिए आपको जो एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं उनसे आपको थोड़े परिचित होने की जरूरत पड़ेगी, उनसे थोड़ा अनुभव लेने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे अपने डे को कंप्लीट करें। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अगर इसमें एक बेसिक स्टूडेंट है जो हर बार बेसिक से करता है और एक स्टूडेंट ऐसा है कि थोड़ा अपना माइंड को यूज करता है, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा? यहां देखो, जैसे क्वेश्चन में क्या कहा कि 2 ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कैसे हैं? सिमिलर है, समरूप है। अब उसने कहा है कि एबीसी की परिधि लेंथ ही हुई, परिधि तो लेंथ हुई, और पी क्यू आर की परिधि का जो रेशियो है वो 36:23 है। यहां लिख लेगा वो 36:23। ठीक है, ये रेशियो संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर कर सकते हो। यहां देखो क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 3.8। क्या है? 3.8। अब क्यू आर की संगत भुजा कौन सी होगी? बीसी। बीसी। अब देखो, आपने ऊपर ट्रायंगल की परिधि किसकी लिखी? एबीसी की। एबीसी की साइड क्या होगी? बीसी, संगत भुजा। अब बीसी के संगत आपकी क्यूआर, क्यूआर की वैल्यू कितनी है? 3.8। बात समझ में आई? अब देखो, यहां से अगर एक बेसिक स्टूडेंट है तो वो कैसे सॉल्व करेगा? 36 गुणे 3.8, यहां से तिरछा मल्टीप्लाई करेगा और 23 से डिवाइड करेगा, यहां से पॉइंट को हटाएगा, यहां 0 बढ़ा देगा। यहां देखो, फिर वो क्या करेगा? इससे 2 से काटेगा, 19 आएगा, यहां 2 से काटेगा, 115। ठीक है, अब अगर थोड़ा माइंड सेट है उसका तो यहां देखो आपके डिवाइड में 115 है। अब ऊपर वाली किसी भी डिजिट से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहा। डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इनके नीचे क्या है डिवाइड में? 121। तो आपके पास बची ऑप्शन 2। ठीक है, अब देखो 19 का मल्टीप्लाई यहां करेगा, 19 छक्के 114, क्या आ जाएगा आपका? 4। 19 3 57, 57 में 11 जोड़ेगा 600, सॉरी 61 हो जाएगा, बन जाएगा क्या? 684 डिवाइड 115। अब देखो यहां डिवाइड नहीं करना है। आप एक चीज बताओ, 115 से 684 को डिवाइड करोगे तो 5 बार भाग तो वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि 100 से 500, 15 का 5 बार 75। ठीक है, तो 675, यानी 5 बार तो जाना। ऑप्शन नंबर 3 तो डी तो आपका एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर।
लेकिन अगर एक बेसिक स्टूडेंट है तो वो यहाँ भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, फिर वो ऑप्शन पर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सारी चीजों को ऐसे भी करना है कि कैलकुलेशन को आपको ऑप्शन से मैच करवाते जाना है, जिससे आपका टाइम कम से कम लगे और आपका ऑप्शन 100% एक्यूरेसी वाला टिक हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से अपने सॉल्यूशन को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके है, पी क्यू आर की। ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर का जो परिमाप है वो 72 सेंटीमीटर और 43.2 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। देखो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एरिया होते हैं वो संगत भुजाओं के स्क्वायर में होते हैं, संगत भुजाओं के स्क्वायर में होते हैं। जैसे आप यहां देखोगे पेरीमीटर का रेशियो क्या निकलेगा, 72 रेशियो क्या हो जाएगा 43.2। यहां से डेसिमल को हटाओगे, ऊपर एक डेसिमल बढ़ाओगे। ठीक है, यहां देखो 18 से डिवाइड करोगे, 18 चौकी 72, 18 दूनी 36। ठीक है, 18 चौकी 72। अभी 8 से डिवाइड करोगे, 8 पंचे 40 और 8 तीन 24। रेशियो क्या निकल के आ गया आपका 5:3। अगर आपको संगत भुजाओं या संगत पेरीमीटर का रेशियो 5:3 दिया है और आपको एरिया निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 25:9। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, इन क्वेश्चनों में किसी को कोई डाउट, केवल एक ही कॉन्सेप्ट आपका चला है जो मैंने आपको पूरा सेशन में, एक ही कंप्लीट सेशन में इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की थी कि सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या होगा, जितनी भी संगत भुजाएं होंगी उनका रेशियो बराबर होगा, संगत ऊंचाई होगी उनका भी रेशियो बराबर होगा, संगत एंगल बाइसेक्टर होंगे तो उनका भी रेशियो बराबर होगा, मीडियंस होंगी उनका भी रेशियो बराबर होगा, और जो पेरीमीटर है उनका भी रेशियो बराबर होगा। और यहाँ पर आपका आगे और लिख सकते हो जो R1 और R2 है, ये आप क्या है इन रेडियस, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, कैपिटल R1 और R2। ये आपकी क्या है सरकम रेडियस। आगे पढ़ेंगे जब आप थोड़ी टाइम बाद तो बहुत अच्छे से समझोगे कि इन सभी संगत लेंथ का रेशियो क्या होगा, संगत भुजाओं की रेशियो के बराबर। इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन करवाए एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब ये चीजें समझ में किसको नहीं आ रही होंगी, जिसने ना तो इन कॉन्सेप्ट को समझा है, ना ही इन कॉन्सेप्ट को नोट किया है, ना ही उनका रिवीजन किया है। ऐसे स्टूडेंट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होंगी और आपको ये बोरियत लग रही होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद मैंने जैसे ही क्वेश्चन को निकाला आपका तुरंत आंसर आ गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है 196:625। अब आप एक बात बताइए, आपको क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, आपको संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, रूट लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 14 का, रूट से बाहर 14 निकलेगा। 625 किसका अंडर रूट स्क्वायर होता है 25 का, तो रूट के बाहर निकल के आएगा क्या 14:25। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में आप जवाब देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको जैसे ही रूट वाले क्वेश्चन नजर आते हैं वो उनको स्किप कर देते हैं, लेकिन जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो इतने कठिन नहीं होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या है 7 - 4√3, रेशियो 7 + 4√3। यहां देखिए आपको ये एरिया का रेशियो दिया गया है, आपको पेरीमीटर का रेशियो चाहिए, तो पेरीमीटर का रेशियो कैसे निकलेगा, एरिया के रेशियो का क्या लेना पड़ेगा आपको रूट लोगे तो आप अभी यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़ा माइंड को लगाओगे
तो यहाँ पर क्या करोगे, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब समझते हो, परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। बात समझ में आई। ऊपर देखो एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, a माइनस बी और a माइनस बी इंटू में, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से आप यहाँ देखोगे ऊपर अंडर रूट कट के क्या निकलेगा आपका 7 माइनस 4√3। नीचे देखो, नीचे आपका क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और 49 और 4√3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 16 3 48, 49 में से 48 जाएगा क्या बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ बन आ जाएगा। तो रेशियो निकलेगा आपका 7 माइनस 4√3 अपॉन 1। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों कैसे सिमिलर है। एबीसी का और पीक्यूआर का जो एरिया है वो क्या है 64 और 81। अगर रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 64 रेशियो 81। ठीक है, आपको एडी और पीटी क्रमशः एबीसी और पीक्यूआर की क्या है मीडियंस है, माध्यिकाएं हैं। आपको पीटी की वैल्यू कितनी दी गई है 10.8 सेंटीमीटर, एडी की निकालना है। तो आप एक बात बताइए, ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है एबीसी, एबीसी की जो मीडियन होगी वो क्या होगी एडी। अगर आपको संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर करना तो इसका क्या लेना पड़ेगा रूट, क्योंकि ये क्या है आपका एरिया। ऊपर क्या हो जाएगा आपका एडी, ठीक है, नीचे आपका क्या हो जाएगा पीटी 10.8। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर, यहाँ रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा 64 का क्या आ जाएगा 8 और 81 का क्या आ जाएगा 9। यहाँ देखो इस 9 की वैल्यू कितनी दी गई है 10.8, कितने गुना 1.2 गुना, तो 8 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 गुना, कितनी 9.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखो छोटे से छोटे में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, क्वेश्चन की लेंथ को देखकर आपके सॉल्यूशन का अगर मैच करोगे तो बिल्कुल ना के बराबर है। बस लेकिन जो चीजें आपको दी गई है उन कॉन्सेप्टों को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको जो करस्पॉन्डिंग लेंथ दी गई है उनका रेशियो फाइंड ना कर पाओ। यहां से चीज क्या समझनी थी कि आपको जो एरिया दिया गया है, एरिया क्या दिया है 64 और 81, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो उसका अंडर रूट लेने पर वो किसके बराबर हो जाएगा संगत भुजाओं के बराबर, चाहे वो संगत भुजाएं हो चाहे वो संगत लेंथ हो। बात समझ में आई, ये चीज कंप्लीट हो गई। ऑप्शन से आंसर कैसे टिक हो गया, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ किस समरूप है, यानी दो ट्रायंगल एबीसी डीईएफ है, दोनों कैसे हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दिया है इसने 80 सेंटीमीटर, ट्रायंगल डीईएफ का जो एरिया है वो कितना दिया है 39.2। यहां देखो अगर 80 और 39.2 इनका रेशियो लोगे तो यहां से देखो पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां देखो सॉल्व करोगे, अगर इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 100 आ जाएगा ऊपर, 8 चौकी 32, ठीक है, 8 चौकी 32, 8 में 72, क्या आ गया रेशियो 100 रेशियो 49। आपको अगर इसका संगत भुजाएं निकालनी है तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा रूट, रूट लोगे तो ये संगत भुजाएं क्या हो जाएंगे सीसलम एबी, ऊपर क्या है ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा 15, नीचे आपको क्या संगत डी के तो ये मान लो एक्स हो गया। ठीक है, यहां रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 10√7, ये आपका कितने गुना है 1.5 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा आपका 1.5 गुना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ में आई, बिल्कुल सटीक आंसर निकलते हैं।
लेकिन चीजें जब आपकी कंप्लीट होंगी, जितनी पकड़ आपकी होगी उतने फास्ट आपके सॉल्यूशन निकलेंगे, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी आपको इस चीज पर फोकस करना है कि क्वेश्चन के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्व करने के बाद उनको कैसे सॉल्व करें। इस टेक्निक को थोड़ा अभी इंप्रूव करो, क्योंकि अभी आपने केवल स्टैंडर्ड क्लास जो बेसिक चीजें पढ़ाई हैं जाती हैं, जो बिल्कुल हर एक चीज को बेसिक से करना सिखाया जाता है, उन चीजों से आपको छुटकारा पाना है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में इन चीजों को सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको एकदम से नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, यहां भी उसने क्या कहा है, ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर किसके है, एबीसी के। यहां पर एबीसी का एरिया क्या है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डीईएफ का एरिया क्या है, 12 सेंटीमीटर। अगर रेशियो की बात करोगे तो क्या आएगा, 9:12। यहां पर आप देखोगे इसका अगर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर करना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर का 3, नीचे क्या आ जाएगा, 2√3। अब देखो इस करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, आपको बीसी कितनी दी गई है, 2.1। ट्रायंगल बीसी क्या है, 2.1। ऊपर आपने कौन सा ट्रायंगल लिया था, एबीसी, तो ऊपर लिखोगे बीसी। ईएफ नीचे मान लो एक्स है। अब देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो इसका जो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इनटू में एक्स। ठीक है, यहां देखो इसको सॉल्व करोगे, 3 सत्ते क्या हो जाएगा आपका 21। 2 से 10 को डिवाइड करोगे कितनी बार, 5 बार। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 7√3/5। एक्स की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखो, यहां भी ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दो कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, जिनके क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां अगर रेशियो निकालोगे तो देखो, यहां डेसिमल को हटाओगे, ऊपर 0 बढ़ाओगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, 144। 5 से इसको काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। रेशियो क्या रहेगा आपका, 144 रेशियो 121। अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर करना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा, रूट लोगे तो क्या निकलेगा यहां से, 12:11। इतने में किसी को कोई दिक्कत। दूसरी चीज देखो, अब उसने क्या कहा, एसी की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 13.2। अब एसी कौन सी ट्रायंगल की साइड है, एबी की। एसी के संगत आपका क्या होगा, डीएफ। डीएफ की लेंथ आपको निकालनी है। ऊपर आपने ट्रायंगल कौन सा लिया, एबीसी, तो यहां ऊपर एबीसी में एसी लिखोगे। एसी की लेंथ कितनी है, 13.2। रेशियो क्या हो जाएगा, डीएफ। यहां देखो ये कितने गुना है आपका, 1.1 गुना। तो आपका 11 भी क्या होगा, 1.1 गुना, क्या हो जाएगा, 12.1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते ही आप सॉल्व कर लोगे। देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है क्यूपीआर के। आपको एरिया का रेशियो दिया है क्या, 121 रेशियो 64। आपको क्यूपी की वैल्यू, पीआर की वैल्यू, एसी की वैल्यू दी गई है। आपको एबी की वैल्यू, अब देखो एबी के करस्पॉन्डिंग क्या है, क्यूपी। यानी आपको ना तो पीआर से मतलब है ना ही एसी से मतलब है, आपको एबी निकालने के लिए क्यूपी की जरूरत है। ये कैसी है आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर इसका रेशियो, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर करना है तो क्या लेना पड़ेगा, रूट। बहुत अच्छे से बताया है, क्या आ जाएगा आपका 11:8 बराबर। ऊपर ट्रायंगल क्या था आपका, एबीसी। एबीसी में साइड आपकी क्या होगी, एबी। रेशियो यहां पर क्यूपी की वैल्यू क्या है, 14.4। कितने गुना, 8 एकम 8, कितना बचेगा आपका 6, 8 अट्ठे 64। ठीक है, कितना 1.8 गुना। ठीक है, यहां देखो अब 11 की मल्टीप्लाई, ठीक है 11 की मल्टीप्लाई अगर आप इसको 1.8 गुना करोगे
क्योंकि देखो 8 एकम 8, 6 8 अट्ठे 64 करोगे तो यूनिट डिजिट पर आपका 8 आना चाहिए। क्या यूनिट डिजिट पर इसमें 8 है? बिल्कुल नहीं, और एलिमिनेट। ए भी ऑप्शन एलिमिनेट, ए भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट। यूनिट डिजिट से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन के आंसर को सेकंडों में दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करो उसके बाद जवाब दो, आप ऑप्शन पर भी नजर रख सकते हो, उससे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस चीज को भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी सिमिलर पी क्यू आर की है, क्षेत्रफल एबीसी और पी क्यू आर का रेशियो क्या है? 16:169 है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालोगे तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 4:13। ये चीज मैं हर बार लिख रहा हूं क्योंकि अभी आपको चीज समझ में आ जाए। आपको क्या निकालना है? पी क्यू। अब देखो पी क्यू के संगत क्या होगा आपका एसी, यानी एसी आपका क्या है यहाँ पर बाई, तो आपका जो आंसर आएगा बाई के टर्म्स में आएगा। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन जो बेसिक से करना चाहे तो संगत भुजाओं का रेशियो 4:13 किसके बराबर हो जाएगा? आपको AC, पहले ट्रायंगल आपने क्या लिया ABC, तो क्या हो जाएगा AC क्या हो जाएगा बाई अपॉन में आपको क्या निकालना है PQ। ठीक है, PQ की लंबाई निकालोगे तो PQ देखो यहाँ आएगा 13 इंटू बाई अपॉन 4, तो इस तरीके से भी आपका ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसके बाद कल देखेंगे चीजों को। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर है। अब देखो यहां पर उसने चीजों को दिया नहीं है, ये आपका बनेगा मेंस में क्वेश्चन। कैसे? जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने आपके सामने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो शीर्ष कोण है ये दोनों कैसे दिए हैं? बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा। मान लीजिए ये जो साइड है दोनों बराबर, इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इक्वल साइड के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर। तो आपका ये भी अगर क्या है बीटा है तो ये भी आपका क्या बन जाएगा बीटा। इसी तरीके से यहां भी अगर ये बीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बीटा। और आप देखोगे ट्रायंगल ए के ट्रायंगल बी से जो एंगल्स हैं वो कैसे हैं? इक्वल रेशियो में, यानी कि करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं? बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके? सिमिलर। इसी चीज को आपको माइंड में सेट करना था कि ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे? सिमिलर। और सिमिलर होंगे तो उनकी जितनी भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो कैसा होगा? इक्वल। आपको किसका क्षेत्रफल का एरिया दिया है? ट्रायंगल का एरिया दिया है, इनका रेशियो क्या है? ठीक है, ये रेशियो है। यहां से पॉइंट को हटाओगे कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा? रूट ले हुए तो ऊपर जो 484 है सॉरी एक किसका स्क्वायर बनेगा? 22 का रेशियो। 529 किसका स्क्वायर बनेगा? 23 का। तो आपको संगत ऊंचाइयों का रेशियो निकालना था, तो क्या आएगा 22:23। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। अब यहां से जो आगे की कॉन्सेप्ट है इनको कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में मैंने जो आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो बिल्कुल जीरो लेवल से कह सकते हो, जिन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, और स्टेट एग्जाम में ज्यादातर जो जियोमेट्री से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से किए जाते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जो संगत भुजाएं होंगी, उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होता है? इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट से मैंने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं? लगभग 16-17 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं। इतने क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से फिर से एक बार प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सारी चीजों के डाउट फिर से क्लियर किए जाएंगे। और
कल के सेशन के लिए तैयार रहना नए कॉन्सेप्ट से। कल के सेशन में जो मैं पढ़ाऊंगा वो थेस थ्योरम का रिवर्स, मिड पॉइंट थ्योरम, इन सारे कॉन्सेप्टों को बताएंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आपसे पूछे जाते हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।